नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। कौन बनेगा दिल्ली का बॉस? संसद में राहुल, चीन पर सियासत फुल। जलता मणिपुर, अब फैसला होगा सुप्रीम। बाबा की पर्ची में किसका नाम? कंफर्म खबर है। तो देश और दुनिया की 40 बड़ी खबरें आपने देखी। अब बात कर लेते हैं उन 4 खबरों के डिटेल्स पड़ताल की जो आज सुर्खियों में बनी हुई है। आज की पहली खबर राहुल के कमबैक और बीजेपी के अटैक पर होगी। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली के बॉस पर हो रही पॉलिटिक्स पर होगी। और इसी के साथ जो तीसरी बड़ी खबर है वो मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर करेंगे। और अंतिम जो खबर है वो मध्य प्रदेश से है, जहां पर बाबा बागेश्वर को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। तो चारों खबर पर नजर हमारी होगी। चारों खबर पर चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर होंगे हमारे साथ। राहुल के कमबैक और अटैक की डिटेल्स रिपोर्ट देंगे हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार। दिल्ली का बॉस कौन बनेगा, इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे अंकित गुप्ता। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम फैसला किस तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ब्रजेश राजपूत से बाबा बागेश्वर को लेकर कांग्रेस के खेमे में हो रही हलचल की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। हर खबर को बारीक से देखने और समझने वाले 4 वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अजय सेतिया जी हैं, जानेंगे उनसे कि संसद में राहुल के आते ही चीन पर सियासी चित्कार के आखिर मायने क्या हो जाते हैं। मुकेश केजरीवाल जी भी हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे कि दिल्ली का बॉस किसे और क्यों होना चाहिए। मणिपुर पर बात करने के लिए राखी बख्शी जी हमारे साथ हैं, जिनसे समझेंगे कि क्यों एक राज्य जल रहा है और सब खामोश बैठे हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। बाबा और कमलनाथ की नजदीकियों के पॉलिटिकल मायने क्या हो जाते हैं, उनसे यह हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जल्दी से आपके सामने बड़ी खबर रख देते हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है संसद के भीतर, राहत मिली राहुल गांधी को। राहुल गांधी की राहत के बाद अब देखिए संसद में चीन के बहाने पर राहुल को किस तरीके से घेरा गया। आफत राहुल पर यह नहीं है, संसद में चीन के बहाने पर राहुल पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर चीनी प्रोपेगेंडा से जुड़े होने का आरोप अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट को आधार इसमें बनाया गया। न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग का खुलासा किया है। 2021 में न्यूज क्लिक पर ईडी ने कार्रवाई भी की थी। कांग्रेस ने न्यूज क्लिक का बचाव किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाया कि एंटी इंडिया एजेंडे के साथ है कांग्रेस। राहुल की मोहब्बत की दुकान नकली है, राहुल की दुकान में सारा सामान चीन का है। तो 136 दिनों के बाद सदन में वापसी हुई है राहुल गांधी की। और देखिए किस तरीके से बीजेपी की ये पूरी तैयारी और इस मामले को लेकर किस तरीके से आज घेरा गया, राहुल गांधी पर सवाल उठाया गया और यह कहा गया कि एंटी इंडिया एजेंडे के साथ है कांग्रेस। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया। और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया। और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए। महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया चलाया था, ये एंटी इंडिया और ब्रेक इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? श्रीमान राहुल गांधी जी देश को जवाब दें। देश पूछना चाहता है आखिर आपके हाथ इन सब के साथ कैसे जुड़े हैं। तो राहुल के कमबैक पर किस तरीके से आरोपों की बौछार यहां पर करती है, सीधे बात करने के लिए जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, ये तो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का इस पर क्या कहना है?
देखिए, सत्ता में बैठी पार्टी अगर विपक्षी दल की आलोचना करती है तो उसमें सियासत से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई गंभीर बात होती तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो एक्शन लेती। आपको नहीं भूलना चाहिए कि पिछले बजट सत्र में जब अडानी का मसला गरमाया हुआ था, तब राहुल के विदेश में बयानों को लेकर के बीजेपी हमलावर थी। बीजेपी की यही रणनीति रही है। राहुल गांधी की वापसी हुई है सदन में, मार्च में वो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज वो लोकसभा लौटे हैं। तो एक ऐसे समय में जब राहुल गांधी के लिए एक एडवांटेज का माहौल था, बीजेपी जो हमेशा ही अटैकिंग मोड में रहती है, वो एक नया किस्सा लेकर के आई है और एक अमेरिकी अखबार में जो रिपोर्ट छपी है उस हवाले से वो कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि वही अमेरिकी अखबार जो है वो कई बार सरकार यानी भारत की सरकार के खिलाफ और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट करता है, तब वो जो है वो उसे साजिश करार देते। तो ये सियासत है। कांग्रेस जो है वो इस मसले पर चीन के साथ जो सीमा विवाद है उस पर जो सरकार की चुप्पी है उसको लेकर के सरकार को घेर रही है। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस पर नजर आप रखिएगा। मैं आती हूं आपके पास और इस पर हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों से। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से एक नाम भी सामने आया है और वो नाम है नेविल रॉय सिंघम का। आप सभी सोच रहे होंगे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा को भी आप जरा समझ लीजिए। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको जल्दी से समझा देते हैं। देखिए, चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला ये नाम कौन है? नेविल रॉय सिंघम। सीसीपी के साथ मजबूत संबंध है रॉय सिंघम के। और ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यही वो नाम है, नेविल रॉय सिंघम। यही वो शख्स हैं जिनके साथ सीसीपी के मजबूत संबंध हैं। और नेविल रॉय सिंघम किस तरीके से, देखिए, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सीसीपी के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हुए हैं नेविल रॉय सिंघम ने। भारत के साथ न्यूज क्लिक को फंडिंग का जो आरोप लगाया जा रहा है, इसी के साथ 9 फरवरी 2021 में ईडी का छापा भी पड़ा था न्यूज क्लिक को लेकर, क्योंकि फंडिंग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। 10 करोड़ की एफडीआई का भी उसमें जो खुलासा है वो हुआ था। यह भी एक गंभीर आरोप था। अन्य कंपनी से 20 करोड़ की फंडिंग हुई है, दूसरी कंपनियों से। यह फंडिंग जो है वही सवालों के घेरे में। एडिटर को फंडिंग की जानकारी ना होना, यह भी दिलचस्प था कि एडिटर को इस फंडिंग की जानकारी नहीं थी, जिस तरीके से 10 करोड़ की एफडीआई और अन्य कंपनियों से 20 करोड़ की फंडिंग। और इसी को लेकर अब हमलावर है बीजेपी और घेर रही है राहुल गांधी को सीधे। राखी बख्शी जी, सबसे पहले आप ही के पास आती हूं। क्या लग रहा है, ये सिर्फ सियासत जो जैनेंद्र कह रहे थे, या फिर राहुल को एडवांटेज ना मिल जाए, यही रणनीति इसके पीछे? देखिए, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी सदस्यता बहाल फिर से हुई है, तो अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में आए हैं। इसका सभी को स्वागत करना ही चाहिए। उनकी पार्टी ने तो बहुत ही उत्साह दिखाया, जैसा हमने देखा, मिठाइयाँ बटी हैं। लेकिन चूंकि अब बहुत सारी नज़रें सियासी तौर पर राहुल गांधी की तरफ है, खासकर जो इंडिया अलायंस है वो बहुत मजबूती के साथ उनके वापस आने के बाद एक उत्साह में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे और पॉलिटिकल एंगल्स इसमें जुड़ ही जाएंगे और ये शायद एक्सपेक्टेड था। तो जिस तरह से आप न्यूज़ क्लिक के ऊपर अब बातचीत हो रही है, हालांकि ये बहुत बड़ा, इसमें भी एक और इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बहुत सारे आयामों को देखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो पाया गया है कि इसमें चीनी एंगल है, मुझे लगता है कि इसको और देखना चाहिए पहले। सिर्फ ये कह देना ही उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले को और गहरे तौर पर, गहन तौर पर देखना होगा। और कहीं ना कहीं इसको सियासी मोड़ देने से अच्छा है कि इसकी पूरी जानकारी हासिल की जाए। ठीक है, लेकिन जरूर ये है कि वो वापस आए हैं, और अगर राहुल गांधी वापस आए हैं तो राजनीति जो है वो गर्म होने के आसार इसको देखेंगे आगे। रामकृपाल जी, मतलब ये ठीक है एक काट के तौर पर, क्योंकि अभी तक विपक्ष जो है वो हमलावर था, लेकिन जब राहुल की वापसी हुई तभी ये तमाम आरोप क्यों याद आ गए? तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाइना का जिक्र क्यों किया जाने लगा? श्रीन जी, देखिए, जब ये सेशन शुरू हुआ उसके ठीक 24 घंटे पहले मणिपुर की एक क्लिप आई जो मैं की थी, और आज राहुल गांधी की सदस्यता जैसे ही बहाल होती है न्यूज़ क्लिक का मामला आ जाता है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था और आज तमाम अखबारों में ये छप चुका है डिटेल। तो ये संयोग है या प्रयोग, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन देखिए, राजनीति में क्या होता है कि परस्पर विरोधी जो ताकतें हैं उनको कोई भी चीज़ मिल जाएगी तो दूसरे पर हमले का मौका छोड़ते नहीं हैं। ना सोकाल INDIA ने छोड़ा है, ना बीजेपी छोड़ रही है, NDA छोड़ रही है। तो ये देखिए अब चलेगा, और ये 24 तक ही नहीं, उसके आगे भी चलेगा। लेकिन एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोगों की याददाश्त में ये चीज़ें, जब 2021 में जब ये इस पर छापा पड़ा था, हमारे देश के तमाम सोकाल बड़े बुद्धिजीवी निकल करके सड़कों पर आ गए थे और तमाम तरह के उनके रिएक्शंस थे, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, कि ये देश की फ्रीडम पर हमला है, आज़ादी पे हमला, स्पीच पर हमला है, फलाना ढकाना।
न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसको केजरीवाल जी कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, जिसमें उनका विज्ञापन छपा था, तो बड़ा हो या नहीं हो, लेकिन आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, और देखिए भारत तो उसमें एक जगह पे है, पूरी दुनिया में ये जो सिंघम महोदय हैं, ये वामपंथ के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, जिनके पास आप जानते हैं इसके पहले सोरस जी थे। ठीक है सर। तो आजकल के वामपंथ तो ये था पूंजीवाद के खिलाफ था, लेकिन दुनिया के कुछ बड़े पूंजीपति आजकल वामपंथ का झंडा लेके घूम रहे हैं, और उसमें ये जो है लेकिन वही रिपोर्ट जो है आप कह रहे चाइना, थे ना कि ठीक एक दिन पहले छप भी गया, उसी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि आज 136 दिन के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से इस पूरे उससे निकले और फिर संसद में गए, तो ऐसे में सवाल उठता है। और अजय सेतिया जी, अब आपके पास आते हुए क्या लग रहा है, जो यहाँ पर कह रहे थे, ये संयोग या प्रयोग, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, रामकृपाल जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अनुभवी हैं। हमेशा से ये होता रहा है कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता था, उससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़पेपर्स होते थे, वो कुछ ऐसा बम फेंकते थे कि उसके बाद फिर सारा संसद सत्र उसी पर ही चलता रहता था। अब जमाना बदल गया है, तो अब सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें निकलती हैं। ये सोशल मीडिया से निकला था मणिपुर वाला मामला, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स से निकला है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या भारत के चुनाव अमेरिका और चीन के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अमेरिका की वामपंथी लॉबी भी और चाइना की वामपंथी कोई लॉबी, नजर आ रहा है इसके पीछे? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। जॉर्ज सोर्सी का उन्होंने नाम लिया, और अब ये दूसरे सज्जन आ गए हैं। ये पूरी की पूरी अमेरिका की जो वामपंथी लॉबी है, वो पूरी की पूरी चाहती है कि मोदी सरकार जाए। चाइना चाहता ही है कि मोदी सरकार जाए। तो इस प्रकार ये दुनिया भर के वामपंथी एक तरफ इकट्ठे हुए हैं, और दे आर सपोर्टिंग राहुल गांधी, देयर इज नो डाउट। क्योंकि जो एम्बेसी में जिस प्रकार राहुल गांधी गए, उसको डिनाई किया गया। जो चाइना में राहुल गांधी गए, वहां कोई समझौता पार्टी टू पार्टी हुआ, वो क्या हुआ, कुछ जाहिर नहीं हो रहा है। तो कुछ चीजें बाहर आ रही है। लेकिन एक सवाल जो राखी जी ने उठाया था कि वो संसद में आए हैं, उनका स्वागत किया। लेकिन सवाल ये है कि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या होगा। 2013 का जजमेंट ये था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) इसलिए हटाई गई थी क्योंकि सांसद और विधायक जब उनको सजा होती थी तो अगली अदालत से स्टे ले लेते थे, फिर वो अगली अदालत से स्टे ले लेते थे, वो चुनाव लड़ते भी रहते थे, सांसद विधायक बने भी रहते थे। अब वो धारा इसलिए खत्म की गई थी। अब धारा तो खत्म कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर स्टे दे रहा है। तो वो तो नल एंड वाइड हो गया फिर फैसला। ठीक है सर। मुकेश जी, मैं आपके भी पास आऊंगी, लेकिन अभी अगली खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आकर उस पर रिएक्शन होंगी। लेकिन अगली बड़ी खबर जो है, दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली के अधिकार से जुड़ी हुई। एक सवाल इसे लेकर बना हुआ है कि दिल्ली का अधिकार आखिर किसके पास। लोकसभा में देखिए, ध्वनि मत से बिल के पास हो जाने के बाद राज्यसभा में आज इस बिल को पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस बिल को पेश करने के बाद इस पर चर्चा जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया है। इसे लेकर सियासत भरपूर हो रही है। इस पर देखिए रिएक्शन भी आ रहे हैं। गोपाल राय जो कह रहे हैं कि अधिकार छीन रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि 2 करोड़ को गुलाम बनाने की कोशिश है ये। उधर सिंघवी बोले कि सुपर सीएम बनाने की कोशिश। बीजेपी ने संविधान के लिए इसे जरूरी बताया है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। इस पर सीधे रुख कर लेते हैं। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, राज्यसभा में भी यह बिल पेश हो गया है, लेकिन पेश होने के फौरन बाद इसका हंगामा इसको लेकर और इसका विरोध भी शुरू हो गया। देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियां तो इसका विरोध कर ही रही थी, लेकिन अभी इस वक्त के लिए बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि 2 घंटे की बहस हो गई है, और इस 2 घंटे के दौरान अगर मैं बड़ी खबर के लिहाज से बात करूं तो जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, उसने इस बिल का समर्थन किया है, यानी कि सरकार के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ। वहीं दूसरी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, उसने भी इस बिल का समर्थन किया है, यानी कि सरकार के पक्ष में विपक्ष के खिलाफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने की सत्ता पक्ष की राह आसान हो गई है और विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब अगर बात करता हूं कि किस तरीके की जो एक तरीके से तथ्य पेश किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बिल की जरूरत इस वजह से थी क्योंकि
दिल्ली एक तो पूरी तरह से प्रदेश नहीं है, वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री एक तरीके से अपनी जो है जो उनकी मनमानी चल रही थी, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर, और इस वजह से इस बिल की जरूरत थी। वहीं राघव चड्ढा समेत जो तमाम लोग हैं उनका यह कहना है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने के लिए ऐसा किया जा रहा है और लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, शुरू से यही आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बीजेडी और वो सरकार के साथ नजर आ रही है, वाईएसआर भी सरकार के साथ नजर आ रही है, और कैसे इसे पास कराने की राह आसान सरकार के लिए हो रही है। इसका जरा गणित आप समझिए। आपको यहां पर नंबरों का जो है वो खेल समझाने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा में सीटों का गणित क्या कहता है, बहुत कुछ उससे साफ हो जाता है। कुल सीट देखिए, 245 कुल सीट राज्यसभा में है, इसके साथ ही 7 खाली है और अभी एक सीट जो है वो सस्पेंड है। मौजूदा सीट कितनी हो जाती है, फिर हो जाती है 237 का ये नंबर। बहुमत के लिए आपको चाहिए 119 का आंकड़ा, जो बेहद जरूरी है। सरकार के साथ कितने दिखाई दे रहे हैं, यहां पर सरकार के साथ 129 है और जो सरकार के खिलाफ है वो 105 हो जाते हैं। 3 हालांकि अभी तक तय नहीं है कि वो किधर जाएंगे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 119, 7 सरकार के 129, यानी कि यहां पर ज्यादा ही है और यह बहुमत दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। इस गणित के साथ आप ये समझ सकते हैं कि राह यहां पर आसान दिखाई दे रही है। यानी मुकेश जी, कोई मुश्किल होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये सरकार के लिए। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट था। लोकसभा में भी इन दोनों ही पार्टियों ने सरकार के पक्ष में अपनी बात रखी थी। वो स्पष्ट था कि यहाँ जिस तरह से लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में भी दिक्कत नहीं आएगी। बात ये हो रही थी कि दिल्ली का बॉस कौन। देखिए, जनता चुनती है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो जनता ही सबसे ऊपर होती है। और एक तरह से देखें तो राज्य की जो ताकत है, राज्य में जो फैसले लेने हैं, इसके साथ ही स्थानीय निकाय में भी जनता ने अपना फैसला दे दिया है। लेकिन जनता ने ही केंद्र सरकार को भी चुना है, वो उसके अंदर दिल्ली भी आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दिल्ली के यहाँ तक कि सर्विसेज मैटर को, जिस पे ये बिल आया है, उसमें भी संसद को, केंद्र को अधिकार है बनाने का। लेकिन कितना अधिकार है, इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और पूरा, और गृह मंत्री का कहना है कि ये पूरी तरह से केंद्र के हाथ में है और सारी शक्तियां केंद्र के जरिए उपराज्यपाल को दी गई है। राखी जी, अब लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई पहले भी इसी तरीके से सरकारें चलती रही हैं, लेकिन अब ये लड़ाई क्यों, ये किस बात की लड़ाई है? केजरीवाल आए और उसके बाद ये नई जंग एक तरीके से शुरू हो गई। लेकिन मैं इसको दूसरी तरफ से प्रेजेंट करूंगी। मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार ऐसी मुश्किलें, बाधाएं आ जाती हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके कितने ऑर्डर्स मान रहा है, फाइल कहां तक जा रही है, उसमें कितनी देरी हो रही है। कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन है और जो क्लैरिटी है, वो जरूर उसमें कहीं ना कहीं आसानी होगी। हालांकि राजनीतिक तौर से ये साफ दिख रहा है कि कौन किसके अधिकार कितने ज्यादा हो जाएंगे और इस बिल के बाद जाहिर है किसके होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक रास्ता वो भी निकलेगा और इसीलिए इस जंग को इतनी ज्यादा, खासकर सेंटर को अगर आप देखें तो इसको इतनी ताकत के साथ अपने साथ ले रही। ठीक है रामकृपाल जी, मतलब क्या ये एक तरीके से विपक्षी मोर्चे का भी परीक्षा है, इंडिया की भी परीक्षा है? देखिए, तो केजरीवाल जी ने ही कहा था कि ये सेमीफाइनल है। दूसरों की बात छोड़िए, केजरीवाल जी ने ही कहा था कि ये इंडिया के लिए, INDIA के लिए सेमीफाइनल है। अब देखिए, जब खुद आप इस बात को कह दे रहे हैं कि सेमीफाइनल है, तो आज सेमीफाइनल आप हारते हैं, कौन जीतता है सेमीफाइनल? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस तरह के फतवे नहीं करने चाहिए जिसको आप सेमीफाइनल बना दिया। ठीक है, तो ये आज की तारीख में देखिए बहुत साफ बात हो जाएगी, जैसा आपने अभी दिखाया है। जब इसमें आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी साथ हो गए, बीजू पटनायक साथ हो गए, उड़ीसा आपके साथ है, और बाकी कुछ जो उस तरह के दल हैं उनका कोई महत्व तो नहीं है, अब ये बाहर हैं। ठीक है, तो ये तो बिल पास हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है और कौन जीत रहा है साफ दिखाई दे रहा है। अंकित हमारे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अंकित, आपको क्या लग रहा है, ये सेमीफाइनल कौन जीतने जा रहा है? देखिए शिरीन, अब इसमें फिलहाल इस वक्त तक तो कोई दो राय नहीं लग रही है। उसकी वजह साफ है कि जो आंकड़े अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, और महत्वपूर्ण यहां पर क्या है शिरीन, अभी हम जो 105 विपक्ष के आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, क्या वो भी इंटैक्ट है या नहीं है? क्योंकि इस वक्त अब ये सवाल नहीं है कि ये बिल जो है सत्ता पक्ष के फेवर में पास हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है
कि विपक्ष का जो आंकड़ा है, जो फिलहाल 105 का दिख रहा है, उसके पक्ष में अगर जो वोटिंग होती है, क्या 105 रहते हैं या नहीं रहते हैं, उसमें कितने लोग समर्थन करते हैं, कितना विरोध करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जो अभी रामकृपाल जी कह रहे थे ना कि यहां पर जो अरविंद केजरीवाल ने खुद इसको सेमीफाइनल बना दिया है, इस वजह से ये और ज्यादा दिलचस्प है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ये भी इंटैक्ट रह पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा कि कौन साथ और कौन खिलाफ जाएगा। अब बात मणिपुर हिंसा की, और सबसे पहले आपको बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर है ये। 6500 एफआईआर का वर्गीकरण कोर्ट को सौंपा गया है। बीते 48 घंटे में मणिपुर में दोबारा हिंसा भड़क गई है। 15 घर जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया, एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और इसी के साथ एक बार फिर बीते 48 घंटे मणिपुर में किस तरीके से तनावपूर्ण बने रहे, क्योंकि एक बार फिर हिंसा भड़की। सबसे पहले आपको ताजा अपडेट के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, एक बार फिर हिंसा, 48 घंटे में फिर से मणिपुर जला। बिल्कुल सही कहा आपने, और लगातार जलता ही चला जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि पिछले 48 घंटे बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे, खासतौर से चंद्रचूड़पुर और विष्णुपुर इलाके में, और यहां तक कि मोरे इलाके तक की हिंसा की आपको लपटें दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह से हिंसा बढ़ी है पिछले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर, और पुलिस की कार्रवाई भी बढ़ी है, तो वहीं सेना की कार्रवाई भी बढ़ गई है। 15 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। लगातार आज पहले दिन था जब सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू को रिलैक्स किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कई सारे ग्रामीण इलाकों में अभी भी आवाजाही बंद है। खासतौर से सामान के दाम जो कि दुगने तिगुने होते चले जा रहे हैं। जहां 3000 रुपए गाड़ी भाड़ा हुआ करता था, वहां पर अब सारा सामान खासतौर से चंद्रचूड़पुर इलाके में, चूड़ाचंदपुर इलाके में घुमा के लाया जा रहा है, यानी कि सिलचर होते हुए, आइजल होते हुए उसके बाद यहां लाया जा रहा है। इसका सीधा असर यहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर हो रहा है। मनोज्ञा, एक बात बताइए, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या इतना मुश्किल हो रहा है वहां पर हिंसा जो भड़क रही है उसे रोक पाना, माहौल को शांत बनाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है सरकार और प्रशासन के लिए? देखिए, प्रशासन के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती है भरोसा। भरोसा दोनों तरफ से, दोनों समुदायों के अंदर कहीं ना कहीं कम है, और राज्य के प्रशासन की ओर भी और केंद्र के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है और लगातार हिंसा पर काबू नहीं पाने पर सवाल उठना लाजमी भी है। हालांकि इस समय जो जमीनी स्तर पर स्थिति है वो ये कि एक और कुकी समुदाय, दूसरी ओर मैती समुदाय, दोनों समुदाय के अलावा भी जब असम राइफल्स हो या फिर सेना की तैनाती हो, विभिन्न इलाकों में गोलीबारी हो, सप्लाई ऑफ आर्म्स हो या फिर लूटपाट की घटनाएं हो, जिसके बाद ये सवाल और ज्यादा बड़े और ज्यादा कड़े हो जाते हैं। मनोज्ञा, 3 महीने हो गए, 3 महीने में भरोसा कायम नहीं कर पा रही, आखिर कर क्या रही है फिर वहां पर बीरेन्द्र सरकार? ये सरकार को जवाब देना है। हालांकि बीरेन्द्र सिंह ने अभी साफ कह दिया है कि हम अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोशिश कर रहे हैं तो एक और अदालत है, दूसरी ओर केंद्र सरकार, तीसरी ओर पार्लियामेंट और उसके बाद ऑपोजिशन। अगर इतने सारे तथ्यों के आधार पर भी विफलता ही नजर आए तो इस्तीफे की मांग करना तो लाजमी हो जाता है। आप लोगों से भी बात कर रही होंगी मनोज्ञा, वो क्या कह रहे हैं? अगर भरोसा नहीं तो शांति फिर कैसे कायम होगी? अगर सरकार पर नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि पुलिस की नाकामी हमने इस मामले में देखी, तो फिर लोग क्या चाहते हैं? कैसे होगी शांति बहाली वहां? हमने अधिकतर जितने भी लोगों से बात की, उनका एक ही बार बार कहना था कि या तो प्रेसिडेंट रूल लगाइए, नहीं तो हमें अलग कर दीजिए, यानी कि मेतेई अलग कर दीजिए, कुकी के समुदाय जो पहाड़ी इलाके हैं उनको अपना ऑटोनॉमस और ज्यादा अस्तित्व या फिर राज्य का दर्जा देकर हमें अलग कर दीजिए, क्योंकि हम साथ में नहीं रह पाएंगे। मनमुटाव इस तरह से इस स्तर पर आ गया है कि अगर परिवार अलग हो रहे हैं, एक साथ रहने वाले लोग अलग हो रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से इसका सीधा असर जनजीवन पर है। सामान नहीं आ रहा है, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है इम्फाल, लेकिन हम आ सकते हैं, सामान नहीं आ सकता है। दुखद है, सामान घूम ना भरोसा है और ना ही हालात कंट्रोल हो पा रहे हैं। रामकृपाल जी, फिर क्या एक राष्ट्रपति शासन ही एक रास्ता बच जाता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन मतलब मजबूरी में लगाया जा सकता है, लेकिन देखिए जो समस्या वहाँ की है, जैसा कि आप बता रही थी, बहुत ही गंभीर समस्या है। और इसका प्रयास जब तक कि ये राजनीति से ऊपर वोट की राजनीति छोड़ करके सभी लोग वहाँ पे पूरी तरह से शांत प्रयास कम से कम होता क्या है कि देखिए, दंगा हो ना हो बात उसकी नहीं होती, बात ये होती है कि दिलों से डर कम हुआ है कि नहीं। जिस तरह का है कि पति पत्नी अलग हो रहे हैं, एक कुकी है और मतई है, तो वो पता चला इस तरह से वहाँ।
तो भयानक स्थिति है। एक विश्वास की बहाली के लिए वो माहौल बनाना पड़ेगा। सर डर कम हो रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन भरोसा वहां ना के बराबर है लोगों के भीतर, ये एक चीज साफ हो रही है। अजय सेतिया जी, एक राज्य जल रहा है और हो क्या रहा है, सिर्फ राजनीति उसे लेकर। इसके मूल में जाना पड़ेगा। मूल ये है कि मैं थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा कि पहले न्यायपालिका ने ये कहा कि संसद सर्वोच्च नहीं है, और उसके बाद धीरे धीरे न्यायपालिका ये करने लगी कि सरकार पर भी नियंत्रण करने लगी और प्रशासन पर भी नियंत्रण करने लगी। ये इस मूल मणिपुर की समस्या का मूल है हाई कोर्ट का फैसला। जब दोनों समुदाय कुकी और मैतेई आपस में इतने ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो क्या ज़रूरत थी हाई कोर्ट को ये फैसला देने की, जो काम हाई कोर्ट का है ही नहीं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर के मामले में सुओ कोर्ट मोटो लिया, नूह के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सुओ मोटो ले रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसकी गहराई में जाकर के संसद को इस पे विचार करना चाहिए और कुछ इस तरह का हल निकालना चाहिए। जब दो समुदाय आमने सामने हों तो उसमें प्रशासन और सरकार पर छोड़ देना चाहिए, वे काम करें, क्योंकि वे ही डीएम लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, एसपी लेवल पर बैठ के दोनों समुदायों में की बातचीत करवा सकते हैं, समझौता करवा सकते हैं। कोर्ट में इस तरह के फैसले नहीं हो सकते। ठीक है सर, देखिए कोर्ट पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट सर्वमान्य इस देश में है। लेकिन आपने जो कहा ना मुकेश जी, इस पर आपसे जवाब मैं चाहती हूँ। मतलब संसद से रास्ता कैसे निकलेगा? वहां तो हंगामा होता है, नारेबाजी होती है और फिर क्या होता है, स्थगित हो जाती है। वहां से कैसे निकलेगा रास्ता? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस तरह से हम किसी न्यायपालिका पे इतने बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि मणिपुर आज जल रहा है और वहाँ पे लगातार इतने अत्याचार हो रहे हैं, औरतों पे हो रहे हैं, बच्चों पे हो रहे हैं, और इस तरह से सरकार चुपचाप बैठी है और हम ये कह के अपना पल्ला झाड़ दें कि नहीं ये तो हाई कोर्ट के एक डिसीजन से हो गया। ये तो बिल्कुल भी मतलब समझ में आने वाली बात नहीं है। कोई भी सरकार हो, उसको किसी ने नहीं रोका है विश्वास बहाली के लिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये कोई आपकी अर्थी थोड़ी है जिससे उतर नहीं सकते हैं आप। आपको करना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप अगर इतना जल रहा है राज्य, चुप नहीं बैठ सकते हैं। कैसे नींद आती होगी ये समझ नहीं आ रहा है। और हमारे पास जब इतना शक्तिशाली नेतृत्व है देश के पास, वो क्यों नहीं प्रयास करता नजर तो आए, वहां जाएं, लोगों से बात करें। सफलता विफलता माफ कर देती है जनता, प्रयास नहीं करो ना तो माफ नहीं करती। सर इस बार माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लिए चलते एक बार फिर से मनोज्ञा के पास, मनोज्ञा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, इतनी कंपनियों को तैनात किया गया, सुरक्षा बलों की तैनाती हर जगह, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीते 48 घंटों में हालात बिगड़ गए। एक शख्स की हत्या हो गई, 15 घर फूंक डाले। देखिए, कल मैं क्वाक्टा इलाके में थी जहां पर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान फायरिंग हो रही थी, और फायरिंग इस कदर हो रही थी आपको लगेगा कि दो सेनाएं लड़ रही हैं। इतना अस्त्र, इतना शस्त्र, और अगर दोनों समुदाय के पास है तो ये पहुंचा कैसे है? सरकार तो है नहीं, सरकार के पास इंटेलिजेंस नहीं है कि इतना अस्त्र कैसे पहुंच गया, और इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। और लगातार लोग यहाँ पर उसमें पूरी तैयारी के साथ बंकर बनाकर वो तैयारी हो रही है। दो जिलों के बीच में ऐसा लगेगा आपको दो देश की सेनाएं लड़ रही हैं, और इसके साथ साथ प्रशासन देख रहा है। हालांकि आर्मी की तैयारी इन इलाकों में की गई। मनोज्ञा, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी सही से आवाज नहीं आ पा रही और आपसे जानेंगे कि आखिर वजह आपको क्या समझ आ रही है, क्योंकि ये बेहद गंभीर बात है। इस पर बात होगी। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच छिंदवाड़ा में उनकी कथा का आज तीसरा दिन है। इस बीच राजनीति को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। बयान क्या दिया है वो भी आपको बता देंगे। हमको सियासत से दूर रखा जाए, ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। सनातन सबका, हम सियासी आदमी नहीं है। जाति प्रथा खत्म कर सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान, कथा का तीसरा दिन है आज, और उन्होंने कहा है कि उन्हें सियासत से ना जोड़ा जाए, सियासत से अलग रखा जाए। वो कह रहे हैं कि हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत के पास। सबसे पहले ब्रजेश, तीसरा दिन है आज, क्या खास? और साथ ही बाबा मतलब जो सियासतदानों के बीच ही पाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे सियासत से ना जोड़ा जाए।
देखिए सही कहा आपने कि ये मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद होने वाले हैं और बाबा जहाँ जहाँ जाके कथा कर रहे हैं उस पर सवाल तो उठना लाजमी है। बाबा कमलनाथ के घर यानी कि छिंदवाड़ा आए हुए हैं, यहाँ इन पे हनुमत कथा चल रही है और हनुमत कथा के दौरान लोग सवाल उठा रहे हैं। अब तो प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के समर्थक, उन्होंने सवाल उठाए कि जो आदमी आरएसएस का एजेंडा करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसको यदि कमलनाथ अपने घर में बुला के उसकी आरती उतार रहे हैं और कथा करवा रहे हैं तो इससे सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई कैसे हो पाएगी। मगर उससे बड़ी बात जो आज भागेश्वर बाबा ने हम मीडिया से जब बात की और कहा कि जब उनसे ज्ञानवापी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मत कहिए, वो मस्जिद नहीं है, वो भगवान शिव का मंदिर है। तो देखिए कितना बड़ा बयान है कि उन्होंने बिना किसी जांच के पहले ही कह दिया कि वो शिव मंदिर है। अब इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है, बीजेपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। मगर मैं एक बार फिर कहूँगा कि कमलनाथ इस पूरे मामले में साफ हैं। कमलनाथ पहले दिन यहाँ कथा में थे, दूसरे दिन नहीं, मगर तीसरे दिन आज फिर अपने सारे प्रोग्राम खत्म करके आ गए हैं, यहाँ कथा में बैठे हैं। दरअसल कमलनाथ जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जहाँ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ पे 90% आबादी हिंदू है, इसलिए हिंदू वोटरों को एड्रेस करने के लिए ऐसी कथाएं जरूरी है। इसलिए कमलनाथ बिना किसी विरोध की परवाह किए कथा करवा रहे हैं और उस कथा में लगातार तीसरे दिन शामिल होने भी आ गए हैं। अब इसके अलावा बाबा जो कुछ कहें उनको कह देते हैं, वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। ठीक है, रहिएगा आप हमारे साथ, व्यक्तिगत विचार है, लेकिन बाबा जो भी कहते हैं उसका असर कितना व्यापक पड़ता है ये भी सब जानते हैं। देखिए बाबा पर सियासत हो क्यों रही है, इसे लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के ही नेता है प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने कमलनाथ के आवभगत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को टैग करते हुए ये ट्वीट किया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बाबा आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं, कांग्रेस के नेता का आरती उतारना ठीक नहीं है। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं बाबा। दिग्विजय खरगे की खामोशी पर भी यहां प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाते हुए यह ट्वीट किया है और कहा है कि बाबा का इस तरीके से उनकी आवभगत करना, उनका स्वागत करना ठीक नहीं है। राखी जी, मतलब खींचतान में ऐसा लग रहा था कांग्रेस जीत गई, लेकिन अंदर से ये आवाज आ रही है कि बाबा का साथ ठीक नहीं है। नहीं, ये थोड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर हम बात भी कर रहे थे इस बारे में कि कहीं ना कहीं पहले भी कमलनाथ उनके पास गए थे और कमलनाथ गए थे, उनके बेटे भी इसमें सामने साथ आए थे। तो जिस तरह से बाबा का स्वागत उन्होंने पहले से किया, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ अचानक हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात यहाँ भी हो रही थी कि आस्था से जुड़ा हुआ भी मसला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई राजनीति कर रहा है इसलिए उनको बुलाएगा और इतनी सारी व्यवस्था उनके लिए होगी। इसमें अगर उनके ही अपने साथी इतना तक कह दे रहे हैं आगे बढ़कर कि आरएसएस का इसमें हाथ लग रहा है कि वो उनके अनुयायी, ऐसा नहीं है। बाबा जो है उनके प्रति आस्था किसी की भी हो सकती है और यहाँ कमलनाथ जरूर ये माना जाता है कि राजनीति कला के माहिर है, पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था का भी विषय है। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, ये कथा का और ये राजनीति का दो अपने अपने बाजार ढूंढ रहे हैं। कथा जो आजकल होती हैं उनके लिए बहुत बड़ा इंतजाम की जरूरत होती है और उसमें बहुत एक मार्केट तलाश रहे हैं बहुत सारे लोग, और राजनीति भी अपना बाजार तलाश रही है। ये दोनों के अपने दोनों इंटरेस्ट अपने जोड़ना चाह रहे हैं। जनता को ये समझना चाहिए कि क्या वो आपकी बात कर रहे हैं, वो जब तक आपके धर्म की, आपकी आस्था की बात करते हैं उनको सुनिए। ठीक है, वक्त इतना ही है मेरे पास, मुझे यहाँ पर वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।